तो सबसे पहले तपोज जी, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगा है कि ईरान में जिस तरह की हत्या की गई, ईरान में जिस तरह से हमला किया गया, उस पर भारत को कुछ ना कुछ रिएक्शन देना चाहिए था, क्योंकि यह मानवता की बात है और युद्ध को शांत कराने के लिए भारत को आगे आना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो आज दोल पूर्णिमा है, बसंत पूर्णिमा है, लक्ष्मी जयंती है, फागुन पूर्णिमा है और होली की होलिका दहन है। आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो ईरान का इस समय मसला चल रहा है और जो मिडिल ईस्ट में अचानक से यहाँ की स्थिति बिगड़ी है, इस पे सारे जगहों पे अलग अलग चीज़ों के तरीके से यहाँ पे चीज़ों को रखा जा रहा है। देश के अलग अलग नेता भी अपने तौर पे अलग अलग चीज़ों को रख रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए, 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हुई थी, इब्राहिम रईसी की, तब हमने कंडोलेंस किया था और एक दिन का शोक भी रखा था। तो लेकिन जो आयतुल्ला खमीनी है, वो वहाँ के स्टेट के लीडर नहीं थे, वो वहाँ के रिलीजियस लीडर थे। आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो शंकराचार्य हैं, उनका जब निधन होता है या उनका जब कभी निधन हुआ, तब क्या ईरान के किसी लोगों ने उसके लिए कंडेम किया या उसके लिए शोक रखा या इस तरीके से रखा क्या? आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके का मिथ फैलाया जा रहा है कि वो स्टेट ऑफ द हाईएस्ट लीडर के सबसे बड़े वो थे, वो वहाँ के रिलीजियस लीडर थे। और एक चीज और बताइए कि जब हमारा 26/11 हुआ तब ईरान ने क्या बोला था? जब हमारा पहलगाम हुआ तब ईरान ने क्या बोला था? जब हमारा पुलवामा हुआ तब ईरान ने क्या बोला था? और जब कभी भी इस तरीके की घटना हुआ और उसमें ईरान ने कभी क्या स्टेटमेंट जारी किया क्या कि मतलब पाकिस्तान को फटकार लगाया हो, कहा हो कि हम पाकिस्तान पे जो बम गिरा देंगे या पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ किया? ईरान अपने जियोपॉलिटिक्स देखता है, हम अपने जियोपॉलिटिक्स देखते हैं। ये हम जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक चीज मैं बता दूं, देखिए, बीइंग इंडियन, हमें इंडिया के बारे में सोचना चाहिए और ईरान के बाद अगर शिया कहीं पर भी हैं तो वो भारत में है, और तेहरान के बाद अगर शिया कहीं पर सबसे ज्यादा है तो वो लखनऊ में है। और ये जो यहाँ की जो लड़ाई है, मिडिल ईस्ट की समय की जो लड़ाई है, उसको समझने की आवश्यकता है कि उसमें देखिए, तुरंत से जंप कर जाना इज नॉट मतलब बहुत बुद्धिमानी वाला डिसीजन नहीं होगा। यूएई, देखिए, ये इस्लामिक वर्ल्ड का और जो मिडिल ईस्ट की आपस की लड़ाई है, और इसमें भारत का कूदना, भारत को का कोई स्टेटमेंट देना, ना भारत को एक पक्ष में लेके जाना, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। देखिए, यूएई पहला देश था, पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, और 78 में उससे पहले इजिप्ट ने इजराइल को कंट्री बनने के लेवल पे उनको मान्यता दी थी, और उसके बाद अनवर शाह की इसीलिए हत्या भी करा दी गई थी। उससे ईरान में और इस्लामिक वर्ल्ड में एक, देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा हमेशा से ये रहा है कि कौन लीडर बनेगा मुस्लिम देशों का, और उम्मा उसे कहते हैं, जिसमें कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर वो बनना चाहते हैं, यूनाइटेड अरब वर्ल्ड के। और उसमें कर्नल नासिर से लेके 60 के दशक में और बाद में फिर अनवर सादात, इनके दिल में भी ये सारी चीजें थी, और सद्दाम हुसैन भी इसी ख्वाब को लेते हुए जो है कई अटैक्स किए और सब कुछ किया। और फिर ये जो खुमैनी थे, ये भी इसी के लिए जो है 3H का फॉर्मूला इन्होंने अपनाया, जिसमें कि H फॉर हमास, H फॉर हिजबुल्ला और H फॉर हूती, और इसको लेके ये जो है आगे बढ़ रहे थे। और आज के परिदृश्य में अगर हम समझे तो दो पर्टिकुलर पोल्स है। एक पोल में जो है सऊदी अरब, यूएई और सुन्नी वर्ल्ड वो है, दूसरे पोल में ईरान, टर्की और अलग प्रकार की लीडरशिप है। अब भारत, 10 सेकंड दीजिए, भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप, ये एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई और सऊदी की जो आर्थिक स्थिति अच्छी है क्योंकि उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ईरान की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इनको भी मालूम है कि तेल का खेल जो है 10 से 12 साल में, 15 साल में खत्म होने जा रहा है। ले ऑल्टरनेट जो एनर्जी का सोर्स है वो सामने आने जा रहा है, और इसीलिए 7 अक्टूबर 2023 में इसने, हमास ने अटैक किया था, जो कि ईरान समर्थक माना जाता है, और इजराइल में जो अटैक कराया था, उसके बाद
जिससे कि देखिए इसमें बहुत लॉजिक है, जिससे कि वहां पे एंटी यहूदी और एंटी इजरायली सेंटिमेंट्स तैयार किया जा सके और सारे मुस्लिम देशों को एक पोलराइज्ड, एक तरीके से बांधा जा सके। और उसके लिए आपने देखा भी होगा कि 1 महीने तक न तो यूएई ने कोई बयान दिया था, न ही अरब के किसी कंट्रीज ने उसकी निंदा की थी, और उसमें ये लग रहा था कि ईरान जो है अब इसका टेक ओवर कर लेगा और ईरान जो है उम्मा के रूप में ठीक है, सामने आ आपकी जाएगा। बहुत सारी बातें आ गई अब। एक ठीक है, अब मैं आसिफ, ठीक है, अब मैं आ रहा हूं अपोज जी, क्योंकि काफी समय हो गया, दूसरे भी लगातार आपको प्रवक्ता यहां पर सुन रहे हैं। आशीष जी, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ऐसा क्या हुआ या भारत ने ऐसा क्या नहीं किया जिसके चलते आपको यह महसूस हुआ कि भारत की विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है, अब वो स्वतंत्रता भारत की नहीं रही जो कि पहले थी? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सधा हुआ है और बिल्कुल सीधा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आसपास की अनेक घटनाएं हुई हैं ईरान में और अनेक देशों में, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है और पूरी दुनिया में इसका विरोध भी हो रहा है कहीं पे। और हम लोग आज ये मान लें कि हमारी जो विदेश नीति है वो अमेरिका तय करता है, तो यह कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में फंसकर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जो देश हित से भी समझौता कर रहे हैं और साथ में जो हमारे जो मित्र हुआ करते थे देश, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो या और भी देश जो हमारा साथ देने का काम करते थे, हमें चाहे उनसे तेल की खरीद का मामला हो या कोई भी हो, तो वो सब चीजों में वो हमारे साथ खड़े रहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अब भारतीय जनता पार्टी और इनकी एक समस्या है कि इनको अपने एक फिक्स एजेंडे पर चलना है। वहां इन्हें इजराइल के लोग अपने लगते हैं, कभी रशिया के लोग अपने लगते हैं, कभी रशिया विरोध में हो जाता है। तो हमारी पहले सवाल तो इस सरकार से ये है कि जो भारत की सरकार की जो पॉलिसी है उसके अनुसार आप चलेंगे या आपने उस पॉलिसी में कोई संशोधन किया